हेलो साथियों, आप सभी प्यार भरा नमस्कार। आपके अपने चैनल धनराज कुमार टीचर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हमारी शिक्षा मनोविज्ञान की 7वीं क्लास है और 7वीं क्लास का पहला क्वेश्चन है दोस्तों। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं ये प्रशिक्षण परिषद ने ये बुद्धि के लिए यानी बुद्धि के शिक्षण के लिए कौन सा विभाग खोला? बुद्धि के शिक्षण के लिए दोस्तों इसने कौन सा विभाग खोला? एनसीईआरटी ने बुद्धि के लिए कौन सा विभाग खोला? यानी इस बुद्धि की जांच के लिए या इस बुद्धि की जांच के लिए इसने दोस्तों कौन सा विभाग खोला? मनोविज्ञान विभाग खोला। कौन सा विभाग खोला दोस्तों? मनोविज्ञान विभाग खोला है। तो दोस्तों ठीक है, इसमें हमारा 2 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। एनसीईआरटी ने इस बुद्धि के शिक्षण के लिए कौन सा विभाग खोला? मनोविज्ञान विभाग खोला। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है? शिक्षा मनोविज्ञान में क्या होता है दोस्तों? शिक्षा को लेकर काम होता है, यानी एक बालक से जुड़े शिक्षा के हर पहलू पर काम होता है शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत दोस्तों। पहला ऑप्शन दोस्तों हमारा, इस शिक्षकों की अनुपस्थिति। अब क्या दोस्तों, एक विद्यालय में शिक्षक नहीं है तो दोस्तों क्या वो शिक्षा मनोविज्ञान लाएगा? वो दोस्तों वहाँ की सरकार की कमी है दोस्तों, वो शिक्षा मनोविज्ञान का काम नहीं है। अब दोस्तों दूसरा ऑप्शन है, यानी शिक्षा के गिरते स्तर। दोस्तों ये काम भी दोस्तों वहाँ की सरकार का है, ना कि शिक्षा मनोविज्ञान का है दोस्तों। अब दोस्तों मान लो एक विद्यालय में दोस्तों क्या, अगर मतलब कम बच्चे हैं तो दोस्तों फिर या तो वो विद्यालय जहाँ सुविधा नहीं है या फिर दोस्तों और कुछ कमी है, तो इसके कारण दोस्तों क्या है, वहाँ जो ये बच्चों का नामांकन है दोस्तों वो कम है, तो ये शिक्षा मनोविज्ञान का काम नहीं है दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान में क्या होता है दोस्तों, एक बच्चे की शिक्षा से जुड़े हर पहलू पर काम होता है, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत होता है। ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारा 4 नंबर का इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों, शिक्षकों की अनुपस्थिति। तो दोस्तों एक विद्यालय में अगर दोस्तों शिक्षकों की कमी है तो वो वहाँ की सरकार की कमी है, ना कि वो शिक्षा मनोविज्ञान की कमी है। शिक्षा के गिरते स्तर। दोस्तों शिक्षा के मतलब गिरते स्तर की दोस्तों ये कमी किसकी, ये जो स्तर गिर रहा है शिक्षा का वो दोस्तों वहाँ की सरकार की वजह से गिर रहा है दोस्तों। विद्यालय में बच्चों की कमी दोस्तों, जो ये भी है ना दोस्तों, या तो दोस्तों विद्यालय में सुविधा नहीं है, या फिर कमरे नहीं है, या फिर वहाँ क्या नहीं दोस्तों, हमारे शिक्षक नहीं है, तो दोस्तों इसलिए क्या हो रहा है, उस विद्यालय में दोस्तों बच्चों की कमी हो रही है। तो दोस्तों ये काम शिक्षा मनोविज्ञान का नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान में तो दोस्तों क्या होता है, एक जो बच्चा है उससे जुड़े शिक्षा के हर पहलू पर काम होता है, शिक्षा मनोविज्ञान का काम होता है। शिक्षा मनोविज्ञान में दोस्तों शिक्षा को लेकर काम होता है, एक बालक से जुड़े शिक्षा के हर पहलू पर काम होता है, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत है। यानी बालक किस प्रकार सीखता है, वो कौन सी विधि से सीखता है, जो बालकों का मानसिक विकास है वो किस प्रकार होता है, जो बालकों का शारीरिक विकास है वो किस प्रकार होता है, बालकों का सामाजिक विकास किस प्रकार होता है, इन सब चीज़ों को लेकर दोस्तों काम होता है वो शिक्षा मनोविज्ञान में होता है। लेकिन दोस्तों ये और तीनों काम है ना, बाकी जो सरकार है जो ये उनका काम होता है, ये काम शिक्षा मनोविज्ञान का नहीं है दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों इसमें मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, शैक्षिक पिछड़ापन है दोस्तों। अगर मान लो अगर कोई बालक अगर कमज़ोर है तो उसको दोस्तों मतलब किस प्रकार ठीक करना है या किस प्रकार होशियार करना है, तो दोस्तों ये काम किसका, ये काम शिक्षा मनोविज्ञान का है। अगर कोई बालक की कोई बात समझ में नहीं आ रही तो उसे वो बात कौन सी विधि से समझानी है, ये बात कौन बताता है, ये बात शिक्षा मनोविज्ञान ही बताता है। यानी शैक्षिक पिछड़ापन उस बालक का किस प्रकार दूर हो, ये बात हमें कौन बताता है, शिक्षा मनोविज्ञान बताता है। ये काम शिक्षा मनोविज्ञान में होता है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें हमारा 4 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, आगे चलते हैं दोस्तों अपने छात्र के असामान्य व्यवहारों के अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से किस प्रणाली का प्रयोग सही है। यानी दोस्तों ऐसे व्यक्ति दोस्तों जो क्या करता है, स्कूल में क्या करते हैं दोस्तों, असामान्य व्यवहार करते हैं, मतलब बच्चों से लड़ाई झगड़े करते हैं दोस्तों। तो यानी असामान्य व्यक्तियों के लिए, यानी दोस्तों असामान्य व्यक्तियों के व्यवहार को जानने के लिए अपन क्या करते हैं दोस्तों, कौन सी विधि काम में ले सकते हैं दोस्तों। तो असामान्य व्यक्ति के व्यवहार को जानने के लिए अपन दोस्तों व्यक्ति इतिहास विधि का प्रयोग करते हैं दोस्तों। ये विधि दोस्तों किसके द्वारा दी गई थी दोस्तों, ये विधि हमारे जो टाइडमैन है, ये टाइडमैन के द्वारा दी गई थी दोस्तों। व्यक्ति इतिहास विधि दोस्तों, व्यक्ति इतिहास विधि है ना दोस्तों हमारी। तो इस विधि के अंतर्गत क्या होता है कि दोस्तों एक बालक अगर दोस्तों मान लो सबसे हटकर व्यवहार कर रहे हैं, वो लड़ाई झगड़े या दोस्तों मतलब ऐसे पागल पैदा हुआ है, या फिर दोस्तों वो बच्चा मतलब बहुत ही होशियार है, तो उस बालक का यानी दोस्तों वो बच्चा क्या है दोस्तों, समाज से हटकर पैदा हुआ है दोस्तों, समाज से हटकर पैदा हुआ है। तो उस बालक को जांचने के लिए एक विधि आती है दोस्तों, व्यक्ति इतिहास विधि। यानी उसके जो पिताजी होते हैं, क्या वो रोग उसके पिताजी में था, क्या उसके दादाजी में था। तो दोस्तों इन सब चीज़ों को लेकर अध्ययन क्या होता है, व्यक्ति इतिहास विधि के अंतर्गत क्या होता है, तो एक व्यक्ति के पूरे जीवन का अध्ययन होता है दोस्तों। क्या वो रोग दोस्तों उसके पिताजी के था, क्या उसके पापा में वो रोग था जो उस बच्चे में था, यानी दोस्तों उस व्यक्ति का ये अध्ययन नहीं जो उसके पापा है, जो उसके दादा है, यानी इन सब व्यक्तियों को लेकर अध्ययन कहाँ होता है, व्यक्ति इतिहास विधि में होता है दोस्तों। तो ऐसे व्यक्ति जो दोस्तों समाज से हटकर पैदा हुए हैं, यानी समाज से बिल्कुल या तो दोस्तों बहुत होशियार है या बहुत बिल्कुल ही मतलब मंदे असामान्य मतलब व्यवहार करते हैं दोस्तों कक्षा में या परिवार में, या हमारे जो ये समाज है दोस्तों, वह क्या करते हैं, वो असामान्य मतलब व्यवहार करते हैं। तो उन बच्चों का अध्ययन करने के लिए दोस्तों कौन सी विधि काम आती है, व्यक्ति इतिहास प्रणाली काम आती है। इस विधि के अंदर क्या होता है दोस्तों, इस व्यक्ति के पूरे जीवन का अध्ययन किया जाता है। जैसे मान लो दोस्तों कोई बच्चा अगर बिल्कुल दोस्तों ये पागल पैदा हुआ मान लो दोस्तों, तो उसमें इस विधि में क्या होता है कि दोस्तों ये देखा जाता है कि क्या दोस्तों उसके पिताजी पागल थे, क्या उसकी माँ पागल थी, क्या उसके पापा पागल थे,
जिस कारण ये रोग उस बच्चे में आया दोस्तों। तो दोस्तों इस विधि में क्या होता है कि दोस्तों एक व्यक्ति का दिन नहीं होता, जो उसके पूर्वजों का दिन भी होता है कि ये रोग पहले किस में था, इसके पापा में था या इसके दादाजी में था या इसकी मम्मी में था। तो इसे क्या कहते हैं, व्यक्ति इतिहास प्रणाली कहते हैं दोस्तों। इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों, मैंने निम्न में से कौन सा एक वाद शिक्षा मनोविज्ञान नियम पर आधारित है दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान पर क्या आधारित है दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान पर हमारा प्रकृतिवाद आधारित है दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान किस पर काम करता है दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान नियम पर आधारित है। ये हमारा प्रकृतिवाद है ना दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान पर आधारित है, ठीक है ना दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान पर क्या आधारित है, ये हमारा प्रकृतिवाद है दोस्तों। प्रकृति दोस्तों यानी एक शिक्षा से जुड़े दोस्तों, ऐसा मनोविज्ञान जहाँ शिक्षा से मतलब जुड़े काम होता है दोस्तों। एक बालक का दोस्तों शिक्षा से जुड़े हर पहलू का काम कहाँ होता है, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत होता है। तो यानी उस बालक की जो प्रकृति कहाँ चेक की जाती है, तो शिक्षा मनोविज्ञान में चेक की जाती है। वो मतलब किस प्रकार सीखता है, कौन सी विधि से सीखता है, या फिर वो किस तरीके से ज़्यादा सीखता है दोस्तों। तो उसकी जो ये प्रकृति है ना, सीखने की प्रकृति दोस्तों, इसका ज्ञान, इसका पता दोस्तों अपन कहाँ लगाते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत लगाते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के नियम पर आधारित है कौन, ये प्रकृतिवाद दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, इसमें 2 नंबर का आंसर सही हो जाएगा। आत्मनिर्भरता शिक्षा का तात्कालिक उद्देश्य होना चाहिए, ये आदर्श वाक्य दोस्तों। आत्मनिर्भरता शिक्षा का तात्कालिक उद्देश्य होना चाहिए, ये वाक्य किसका है दोस्तों, ये वाक्य हमारे महात्मा गांधी जी का है दोस्तों। हमारे गांधी जी ने कहा था कि आप बच्चे को शिक्षा के साथ साथ क्या दो, उसे हस्त कौशल की शिक्षा भी दो, अगर ताकि वो दोस्तों अगर वो नौकरी नहीं लगे तो भी अपना गुजारा चला सके दोस्तों। यानी शिक्षा के साथ साथ उसे कुछ काम करने की शिक्षा भी दो, उसे कुछ हस्त कौशल की शिक्षा भी दो, ताकि वो अपना जीवन आसानी से चला सके, ठीक है ना दोस्तों। ये वाक्य किसका है, हमारे महात्मा ये गांधी जी का है दोस्तों। इसको आपको, इस वाक्य को आपको दोस्तों क्या करना है, याद रखना है दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। आगे चलते हैं, तीसरा ऑप्शन सी जाएगा दोस्तों, गांधी जी। देखो दोस्तों, MC निंगरडी के अनुसार खालिस्तान एक शिक्षा है और इसका उद्देश्य लोगों के दृष्टिकोण और ये प्रथाओं को बदलना है। तो दोस्तों आपको ध्यान होना चाहिए, दर्शन शास्त्र इन दोस्तों विस्तार क्या है दोस्तों, शिक्षा का विस्तार दोस्तों बहुत ही व्यापक है। शिक्षा का जो मेन उद्देश्य होता है दोस्तों, वो क्या होता है, एक बालक का सर्वांगीण विकास करना होता है। शिक्षा का दोस्तों एक क्या होता है, एक व्यापक अर्थ होता है दोस्तों। शिक्षा का एक विस्तार होना चाहिए दोस्तों, उसका उद्देश्य क्या है, एक व्यक्ति है उसका सर्वांगीण विकास होना चाहिए। शिक्षा का जो मेन उद्देश्य दोस्तों वो व्यापक होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए, वो हमारा विस्तृत होना चाहिए दोस्तों। यानी एक बालक का सर्वांगीण विकास हो, मानसिक विकास हो, शारीरिक विकास हो, उसका जो भावात्मक विकास हो, उसका जो क्रियात्मक विकास हो, इन सभी पक्षों का विकास होना चाहिए। ये मेन उद्देश्य होना चाहिए हमारी शिक्षा का। यानी शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, व्यापक होनी चाहिए, विस्तृत होना चाहिए दोस्तों, ठीक है ना। इसमें दोस्तों हमारा 2 नंबर का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान में किस स्तर के मापन का न्यूनतम प्रयोग किया जाता है दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान में किस स्तर के मापन का न्यूनतम प्रयोग किया जाता है, तो उसमें 3 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। सो आनुपातिक मापनी का प्रयोग सबसे कम किया जाता है। सो आनुपातिक मापनी का प्रयोग सबसे कम किया जाता है तो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत है, ठीक है ना दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जिस विधि में अध्यापक सक्रिय एवं बालक बिल्कुल भी निष्क्रिय रहता है, जिस विधि में अध्यापक सक्रिय एवं बालक बिल्कुल ध्यान से बैठा बैठा सुनता रहता है, उससे उस बालक को दोस्तों से कोई मतलब नहीं है उस शिक्षक से दोस्तों। क्योंकि ऐसी विधि जहाँ दोस्तों उसका जो उसका टीचर है ना, वो तो क्या है दोस्तों सक्रिय है, और उसका जो बालक है ना वो बिल्कुल निष्क्रिय बैठा है दोस्तों। तो ये कौन सी विधि हो सकती है, तो दोस्तों हमारी कहानी विधि होती है। अब दोस्तों आपको एक बात बताऊँ मैं, कि जो हमारी कहानी विधि होती है ना, तो इसमें दोस्तों वो बच्चा क्या करता है, चुपचाप सुनता रहता है, उसका शिक्षक क्या करता है, उसे वो कहानी सुना रहता है। नहीं, पूरा काम कौन करता है, शिक्षक करता है। शिक्षक ही बोलता है, शिक्षक ही हाव भाव करता है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, चुपचाप बैठे बैठे सुनते रहते हैं। तो दोस्तों वहाँ क्या हो जाएगा, वो बालक है ना वो निष्क्रिय है, और उसका जो शिक्षक है ना वो क्या है दोस्तों बिल्कुल वहाँ सक्रिय है। और अवलोकन विधि में क्या होता है कि दोस्तों ये बच्चे हमारे देख कर सीखते हैं। यानी इस विधि में हमारे शिक्षक हमारे जो ये ना बच्चे वो सक्रिय रहते हैं। हमारे बच्चे स्वयं देख कर सीख रहे हैं किसी काम को दोस्तों, तो इसमें बालक सक्रिय हो जाएंगे दोस्तों। अब इस प्रश्नोत्तर विधि में क्या होता है कि दोस्तों एक शिक्षक बच्चों से क्या पूछता है, वो प्रश्न पूछता है। तो इस विधि में दोस्तों एक शिक्षक जब प्रश्न पूछ रहा है तो दोस्तों वो बिल्कुल सक्रिय रहकर प्रश्न पूछेगा दोस्तों। एक बालक दोस्तों अगर शिक्षक को ये क्या कर रहा है, ये उसके जो शिक्षक क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसका जवाब दे रहा है दोस्तों, यानी वो अपना ये उत्तर दे रहा है उस शिक्षक को, मतलब शिक्षक को वापस क्या कर रहा है दोस्तों, वो अपना वो उत्तर दे रहा है दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें अध्यापक और शिक्षक दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सक्रिय हो जाएंगे। और अवलोकन विधि में क्या हो जाएगा दोस्तों, केवल बालक सक्रिय होते हैं कि बालक देख कर सीखते हैं दोस्तों। लेकिन कहानी विधि में दोस्तों बच्चे चुपचाप सुनते रहते हैं और शिक्षक उन्हें क्या करता है, कहानी सुनाता है, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ कौन सर्वे हो गया दोस्तों, यहाँ सर्वे सर्वा कौन हो गया दोस्तों, शिक्षक ही बोल रहा है, शिक्षक ही हाव भाव हो रहा है, बच्चे तो केवल चुपचाप सुन रहे हैं। तो दोस्तों इसमें मेरा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कहानी कथन विधि, ठीक है ना दोस्तों। अगला ऑप्शन मेरा, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य के अंतर्गत नहीं आता है दोस्तों। यानी बच्चे का शिक्षा का जो सामाजिक उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए, यानी एक बालक दोस्तों अपने समाज के नियमों को मतलब वो ग्रहण करे, जो समाज के नियम है मतलब वो उनके अनुसार काम करे।
तो उस बालक का दोस्तों अपन क्या मानते हैं, सामाजिक विकास मानते हैं। एक बालक दोस्तों अगर समाज के नियमों को नहीं मानता है तो इसका मतलब है कि उसका सामाजिक विकास बिल्कुल नहीं हुआ है। यानी शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य क्या होता है दोस्तों, सामाजिक कौशलों का विकास करना। बिल्कुल दोस्तों एक बालक के अंतर्गत सामाजिक उद्देश्य सामाजिक विकास होना चाहिए। वो अगर अपने जो समाज है वो उसके अनुसार व्यवहार कर रहा है तो उसका सामाजिक विकास हुआ है। नागरिकता की शिक्षा दोस्तों, नागरिकता की शिक्षा है ना दोस्तों, क्या है दोस्तों, बिल्कुल दोस्तों एक जो वो क्या है, एक दोस्तों एक व्यक्ति है उसकी मतलब क्या क्या जिम्मेदारी है अपने देश के प्रति या अपने समाज के प्रति, मतलब क्या क्या जिम्मेदारी है। तो दोस्तों अपने जो समाज के प्रति उसकी मतलब क्या क्या जिम्मेदारी है, अपने देश के प्रति उसकी क्या क्या जिम्मेदारी है। बिल्कुल दोस्तों ये भी सामाजिक पक्ष होता है दोस्तों, ये भी उसका सामाजिक विकास को मतलब दर्शा रहा है। सामाजिक कौशलों का विकास हो रहा है, वो अपने समाज के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। जैसे मान लो अपने गांव में कोई काम है, अब दोस्तों मान लो अपने गांव में कोई सामूहिक काम है और दोस्तों वहाँ वो मतलब काम कर रहा है या पार्टिसिपेट कर रहा है, तो दोस्तों बच्चे का सामाजिक विकास हुआ है। उसमें क्या है, नागरिकता की शिक्षा है दोस्तों, अपने देश के हित में काम कर रहा है या फिर दोस्तों अपने समाज के लिए काम कर रहा है, तो दोस्तों क्या है वो भी दोस्तों उसकी सामाजिक विकास को दर्शा रहा है। अब देखो दोस्तों इन्हीं समूह में समायोजन दोस्तों, मान लो एक बच्चा दोस्तों अगर 100 बच्चों में रह रहा है, यानी 100 बच्चों में रहकर भी दोस्तों वो यानी सभी बच्चों के साथ एक अच्छा व्यवहार कर रहा है या वो किसी से भी दोस्तों अगर लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहा है, तो दोस्तों वो ये दर्शा रहा है कि उस बालक का सामाजिक विकास ठीक है। नहीं तो दोस्तों आपको पता है अपने विद्यालय में दोस्तों कोई एक बच्चा होता है दोस्तों बहुत शैतानी करता है दोस्तों, वो दोस्तों क्या करते हैं, सभी बच्चों को परेशानी करते हैं, तो इसका ये मतलब हुआ कि उस बालक का सामाजिक विकास है बिल्कुल भी नहीं हुआ है। एक है दोस्तों संगीत अभिक्षमता का विकास, दोस्तों ये संगीत की शिक्षा देना दोस्तों ये किसका काम है दोस्तों, ये संगीत शिक्षा का काम है दोस्तों। संगीत शिक्षा एक बिल्कुल ही अलग हटकर काम है दोस्तों, लेकिन सामाजिक पक्ष नहीं दोस्तों। जिस बालक को अगर मान लो दोस्तों अगर संगीत आता है दोस्तों, संगीत बहुत अच्छी तरीके से गाता है दोस्तों, लेकिन उसका सामाजिक विकास नहीं हुआ, तो क्या उसका सामाजिक पक्ष का विकास हो गया दोस्तों, नहीं। एक बालक दोस्तों बहुत अच्छी स्वर में संगीत गाता है, लेकिन परंतु दोस्तों वो एक अपने समाज के लिए मतलब काम नहीं करता, अपने समाज के नियम कायदों को मतलब बिल्कुल भी नहीं मानता, तो दोस्तों क्या उसका ये सामाजिक विकास हुआ है दोस्तों, ये बिल्कुल भी नहीं हुआ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों वो समाज के नियमों को फॉलो नहीं कर रहा, तो दोस्तों का सामाजिक विकास भी बिल्कुल नहीं हुआ दोस्तों। संगीत में अच्छा हो सकता है दोस्तों, या इसमें 4 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये 4 नंबर का काम है ना वो सामाजिक विकास को नहीं दर्शा रहा है, ये तो हमारे संगीत यानी संगीत की शिक्षा को दर्शा रहा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों जॉन डीवी ने कहा दोस्तों, जॉन डीवी ने कहा दोस्तों, जॉन डीवी का जो मत है ना वो क्या है, जॉन डीवी का मत है कि दोस्तों एक बालक है ना विद्यालय एक विशिष्ट वातावरण देता है एक बालक को सीखने के लिए। जॉन डीवी का मत है। जॉन डीवी किसके समर्थक है, जॉन डीवी ये मानते हैं कि दोस्तों एक बच्चा स्वयं करके सीखता है, एक बच्चा स्वयं मतलब वो किस पर बल देते हैं, वो इस पर बल देते हैं दोस्तों, ये लर्निंग बाई डूइंग पर बल कौन देता है, यानी एक बच्चा स्वयं करके सीखता है, ये बात कौन कहता है, जॉन डीवी कहता है कि दोस्तों एक बच्चा स्वयं करके सीखता है। वो किस पर बात करते हैं, वो दोस्तों हमारे इसी लर्निंग बाई डूइंग पर काम करते हैं कि एक बच्चा स्वयं अपने हाथ से काम करके सीखता है, ये बात कौन कहता है, जॉन डीवी कहता है दोस्तों। और जॉन डीवी एक बात और कहता है कि एक विद्यालय ना एक जो विद्यालय ना वो बच्चों के लिए सीखने का वातावरण बिल्कुल तैयार करता है दोस्तों। एक विद्यालय का काम क्या है, बच्चों को शिक्षा देना, उसका मानसिक विकास करना, शारीरिक विकास करना, सामाजिक विकास करना, यानी एक बालक के सभी पक्षों का विकास करना मेन उद्देश्य किसका होता है, विद्यालय का होता है। विद्यालय तो एक बालक को ऐसा मतलब वहाँ क्या करता है, वो माहौल पैदा करता है ताकि बच्चे का सभी पक्षों का विकास हो सके। विद्यालय एक विशिष्ट वातावरण तैयार करता है बच्चों के लिए, जॉन डीवी ने कही थी दोस्तों ये बात। 1 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ आगे चलते तो शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है दोस्तों, मैंने आपको खूब पढ़ाया शिक्षा मनोविज्ञान क्या काम आती है। शिक्षा मनोविज्ञान तो शिक्षक स्वयं को जान पाता है मैं क्या हूँ, मेरे अंदर क्या कमी है, मेरे अंदर क्या खूबी है, बालकों को समझने बिल्कुल दोस्तों एक जो बालक है उससे जुड़े शिक्षा के हर पहलू पर काम होता है शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत। यानी बालक शिक्षा मनोविज्ञान दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान के कारण दोस्तों एक शिक्षक स्वयं को समझ सकता है, अपने बालकों के समझ सकता है और एक ठीक ढंग प्रकार की शिक्षण विधि का प्रयोग कर सकता है, एक उचित प्रकार की शिक्षण विधि का प्रयोग कर सकता है, स्वयं को समझ सकता है, अपने बालकों को समझ सकता है। बालक मतलब है वो किस प्रकार सीखते हैं या फिर कौन सी विधि से सीखते हैं, इन सब चीज़ों का ज्ञान कहाँ होता है, शिक्षा मनोविज्ञान में पता लगाया जाता है दोस्तों। यहाँ पहला ऑप्शन भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है, लेकिन चौथा दोस्तों इसमें क्या शब्द आ रहा है, संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया, यानी दोस्तों संपूर्ण यानी दोस्तों यानी शिक्षा से जुड़े हर पहलू पर काम होता है। संपूर्ण का मतलब शिक्षा से जुड़े हर पहलू पर काम का होता है, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत होता है। तो दोस्तों ये ऑप्शन हमारा क्या है, व्यापक है दोस्तों, इसमें सभी बातें आ गई। पहला ऑप्शन इसमें आ गया, दूसरा ऑप्शन इसमें आ गया, तीसरा ऑप्शन इसके अंतर्गत आ गया। तो दोस्तों ये हमारा चौथा ऑप्शन दोस्तों यहाँ सही हो जाएगा। संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया की बात कहाँ होती है, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत। बालक हमारे बालक है वो किस प्रकार सीखते हैं, कौन सी विधि से सीखते हैं, तो उनके लिए ये मूल्यांकन की कौन सी विधि सही रहेगी, इन सब चीज़ों का अध्ययन कहाँ किया जाता है दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों अपन आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान का अनुप्रयोग आधारित है दोस्तों। आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान में दोस्तों काम कहाँ होता है, आधुनिक मनोविज्ञान यह कहता है कि कोई भी दो व्यक्ति बिल्कुल समान नहीं होता। तो शिक्षा मनोविज्ञान बहुत ज़्यादा जोर देता है, किस पर देता है, बल देता है दोस्तों। क्या वो कहता है कि कोई भी दो बालक इस संसार में बिल्कुल एक जैसे नहीं हो सकते, इनकी बुद्धि, उनका सामाजिक विकास, उनका नैतिक विकास, उनका भावात्मक विकास, यानी उनका हर पक्ष क्या होगा दोस्तों, अलग अलग होगा। शिक्षा मनोविज्ञान ये मानता है कि कोई भी दो बालक है ना दोस्तों एक समान नहीं है, और एक शिक्षक को दोस्तों व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में
मतलब रखकर उसको क्या करवाना चाहिए, शिक्षण करवाना चाहिए कि मेरे सामने जो बालक बैठे हैं उन सभी बालकों की बुद्धि एक समान नहीं है, सब बालकों की बुद्धि अलग अलग है। तो उसी प्रकार से एक शिक्षक को क्या करवाना चाहिए दोस्तों, उसको अपना शिक्षण मतलब उसको मतलब क्या करवाना चाहिए, उसका शिक्षण होना चाहिए, शिक्षण मतलब। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान से आएगा। शिक्षा मनोविज्ञान मैंने आपको भी बताया दोस्तों, आपको ध्यान इसमें चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान दोस्तों सबसे ज़्यादा बल किस पर देता है? आधुनिक मनोविज्ञान दोस्तों यह कहता है कि कोई भी दो व्यक्ति बिल्कुल समान नहीं है। एक शिक्षक को जो ये ध्यान होना चाहिए कि मेरे सामने जो बालक बैठे हैं सबकी बुद्धि एक समान नहीं है, उनके सबके सीखने का तरीका एक जैसा मतलब नहीं होता है, उनकी सीखने की गति एक जैसी नहीं होती। ठीक है दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान का अब देखो दोस्तों, एक शिक्षक है ना, शिक्षा मनोविज्ञान जानकर ये बात जान जाएगा, शिक्षा मनोविज्ञान को पढ़ने के बाद वो ये बात जान जाएगा कि मेरे सामने जो बालक बैठे हैं वो एक समान नहीं सीख सकते, उन सबकी बुद्धि एक समान नहीं, यानी अपने वो शिक्षा मनोविज्ञान का जो ज्ञान ना वो उसका प्रयोग वो अपनी कक्षा में कर रहा है कि दोस्तों मेरे सामने जो बालक बैठे हैं वो एक समान नहीं सीख सकते, वो एक विधि से नहीं सीख सकते, सबकी बुद्धि अलग अलग है। ये बात कौन कहता है? शिक्षा मनोविज्ञान है। इस ज्ञान का प्रयोग कहाँ करेगा? वो शिक्षक अपने विद्यालय में जाकर करेगा कि कोई भी दो बालक एक समान गति से नहीं सीख सकते। तो यानी व्यक्तिगत मतलब ये व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान एक शिक्षक को दोस्तों किस प्रकार होता है? शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होने के बाद एक शिक्षक को व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान होता है कि कोई भी दो बालक एक समान नहीं हो सकते, सीखने में भी और दोस्तों सोचने में भी और दोस्तों तर्क करने में भी। ठीक है भी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा अभिकरण नहीं है, यानी शिक्षा लेने का जो माध्यम नहीं है दोस्तों, शिक्षा लेने का माध्यम नहीं है दोस्तों। हम दोस्तों कहाँ लेते हैं शिक्षा? हमारे घर में भी लेते हैं दोस्तों। हमारे घर में दोस्तों अपन अनौपचारिक शिक्षा लेते हैं, जहाँ कोई मतलब नियम कायदा नहीं होता दोस्तों। तो वो शिक्षा कौन सी हो जाएगी? हमारे घर पर बहुत सी शिक्षा लेते हैं दोस्तों, अपने अनौपचारिक शिक्षा लेते हैं, जहाँ कोई नियम कायदा नहीं होता, जहाँ कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं है, जहाँ कोई फिक्स सिलेबस नहीं है दोस्तों। तो वहाँ वो कौन सी शिक्षा हो जाएगी दोस्तों? वो अनौपचारिक शिक्षा हो जाएगी। अब देखो दोस्तों, हमारे विद्यालय में भी दोस्तों बच्चा शिक्षा लेता है। कौन सी शिक्षा लेता है विद्यालय के अंदर? औपचारिक शिक्षा ग्रहण करता है एक बालक दोस्तों विद्यालय के अंतर्गत है, क्योंकि दोस्तों विद्यालय का एक निश्चित समय होता है, एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है। तो विद्यालय के अंतर्गत दोस्तों बालक कौन सी शिक्षा लेते हैं? औपचारिक शिक्षा लेते हैं। अब देखो दोस्तों, मीडिया के द्वारा भी दोस्तों बालक के हमारे बहुत कुछ सीखता है। जैसे हमारे क्या हो गया दोस्तों, समाचार पत्र हो गया, वीडियो हो गया, या टेलीविजन हो गई, या रेडियो हो गया, ये सब फोन हो गया, इन सब के द्वारा भी दोस्तों बालक बहुत कुछ शिक्षा ग्रहण करता है। लेकिन संसद का दोस्तों क्या काम है? तो संसद दोस्तों हमारी लोकसभा और राज्यसभा और ये राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर क्या बनती है? हमारी संसद बनती है दोस्तों। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर क्या बनती है? हमारी संसद बनती है। पहला ऑप्शन सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है। इन सब चीज़ों से अपन क्या करते हैं? शिक्षा ग्रहण करते हैं। बिल्कुल दोस्तों, चलते हैं दोस्तों। हमारा आज का दोस्तों अंतिम क्वेश्चन रहेगा, साहित्य आज का अंतिम क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, शैक्षिक अवधारणा का सर्वाधिक सही अर्थ क्या है? शैक्षिक अवधारणा का सर्वाधिक ये उचित अर्थ है दोस्तों, यानी शैक्षिक अवधारणा तो शिक्षा का जो मेन उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए दोस्तों? यानी दोस्तों ये क्या कर रहे दोस्तों, एक बालक शिक्षा का जो मेन उद्देश्य क्या होना चाहिए दोस्तों? यानी एक बालक के अंतर्गत क्या केवल पढ़ने की क्षमता विकसित हो जाए, क्या यही शिक्षा का उद्देश्य है मेन? यानी दूसरा ऑप्शन है शैक्षिक विचार के रूप में, क्या दोस्तों से क्या उसे मतलब शिक्षा के संबंधित विचार उस बालक के मतलब ध्यान में हो, क्या उसे पढ़ना जाए, क्या उसे लिखना जाए, क्या यही शिक्षा का उद्देश्य है? शिक्षा का उद्देश्य होता है दोस्तों एक बालक का सर्वांगीण विकास करना, उसका मानसिक विकास हो जाए, शारीरिक विकास हो जाए, उसका भावात्मक विकास हो जाए, उसका मतलब क्रियात्मक विकास हो जाए, यानी सभी पक्षों का विकास होना एक बालक का। किसको दर्शा रहा है? सर्वांगीण विकास को दर्शा रहा है। शिक्षा का मेन उद्देश्य शिक्षा का दोस्तों व्यापक होता है। एक बालक का सर्वांगीण विकास होगा ना, तब शिक्षा को सार्थक माना जाएगा दोस्तों। शिक्षा का समन्वित रूप दोस्तों, शैक्षिक अवधारणा का सर्वाधिक क्या उचित अर्थ होगा? शिक्षा का समन्वित रूप दोस्तों, यानी एक बालक को दोस्तों, एक बालक का है ना सभी जो ये पक्ष है, शारीरिक पक्ष, मानसिक पक्ष, भावात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष, इस सभी पक्षों का विकास होना ही क्या माना जाएगा? शिक्षा का मेन उद्देश्य माना जाएगा। यानी शिक्षा का समन्वित रूप है दोस्तों, शिक्षा के सभी पक्ष, शिक्षा का समन्वित रूप का मतलब क्या हुआ दोस्तों? शिक्षा के सभी पक्ष हो गए ना, चाहे वो शारीरिक पक्ष हो, चाहे मानसिक पक्ष हो, चाहे भावात्मक पक्ष हो, चाहे क्रियात्मक पक्ष हो, चाहे औपचारिक शिक्षा हो, चाहे अनौपचारिक शिक्षा हो, यानी शिक्षा का समन्वित रूप ही क्या है? शिक्षा का मेन उद्देश्य है दोस्तों। सभी प्रकार की शिक्षा देना कौन सी शिक्षा हो जाएगी? शिक्षा का समन्वित रूप हो जाएगी। सभी प्रकार की शिक्षा को अपन जो है ना, सभी प्रकार की शिक्षा होती है दोस्तों, औपचारिक शिक्षा हो, अनौपचारिक शिक्षा हो, तो ये कौन सी शिक्षा हो जाएगी दोस्तों? शिक्षा का समन्वित रूप, यानी शिक्षा की जो है ना ये मतलब वो अपने सभी प्रकार, ये मेन उद्देश्य होना चाहिए शिक्षा का दोस्तों। शिक्षा का इसमें सभी प्रकार आ जाएंगे दोस्तों, औपचारिक, ये अनौपचारिक, ये निरौपचारिक, तीनों प्रकार की शिक्षा देना शिक्षा का उद्देश्य होता है। यानी शिक्षा का समन्वित रूप क्या कहलाएगा? शिक्षा का मेन उद्देश्य कहलाएगा दोस्तों। ठीक है ना, तो उसमें 3 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आज का अपना अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन है अपने, इन क्वेश्चनों को, ये क्वेश्चन है दोस्तों अपने, इन क्वेश्चनों को निकालने के बाद दोस्तों आपको बार बार शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।